राम राम भाई सारियानो, कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का रोटेशनल मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू कहाँ से आई है, उस वैल्यू को डराइव करना भी सिखाएंगे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, डिस्क के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए, सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन भी सिखा चुका हूं। और आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले सीखना है कि अगर हमारे पास कोई एक हॉलो हेमिस्फीयर है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर सीखेंगे सॉलिड के लिए भी बेटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं हॉलो स्फीयर है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, आइए बात करते हैं बेटा। मान लीजिए ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है किसी एक्सिस के अबाउट बेटा। अच्छा, जैसा कि आपको पता है ये एक हॉलो स्फीयर है, एक 3D स्ट्रक्चर है। क्या है, 3D स्ट्रक्चर, नोट करिएगा। जो आपका एक हॉलो स्फीयर है ये क्या है, एक 3D डायग्राम है या कह लो स्ट्रक्चर है, ठीक। और जो इसका मास होगा वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलिए हाँ या ना। ये आप सोच रहे हो कि डिस्क नहीं है बेटा, प्लेन में तो आपको वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, डिस्क दिख रहा होगा, मगर एक्चुअली में ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर, अंदर से खोखला है, ठीक है। जैसे आपके पास प्लास्टिक की बॉल होती है वैसे बेटा, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है, अंदर से खाली होगा, तो इसका जो मास होगा सिर्फ और सिर्फ पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे आपने देखा है प्लास्टिक बॉल बेटा। क्लियर। तो याद रखिएगा आपका जो हॉलो स्फीयर है, मास कहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे है, सरफेस, ठीक है। मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा का सारा, ठीक है। देखिए हमें क्या निकालना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है किसी भी पॉइंट पे। कैसे निकालते हैं बेटा, जहां से हमें निकालना होता है वहां से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं बोलूं ये मेरे पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है, इसके पास कितनी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है बेटा। एक तो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस से पास करती हुई हो सकती है, सेंटर ऑफ मास को टच करती हुई। कैसे बेटा, ध्यान से देखिए, ऐसे हो सकती है एक तो, ठीक। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकती है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो सकती है आपकी, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है, और एक आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस के अलोंग होती है। कैसे, ऐसे भी हो सकती है बेटा, ठीक है, ऐसे इनटू द प्लेन। क्लियर। मगर व्हाइट बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, इसको तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी जेड एक्सिस बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अपने हॉलो हेमिस्फीयर को या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, या तो वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस के अलोंग, तीनों एक्सिस के अलोंग हम रोटेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं पूछूं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा, तो मान लीजिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग आई एक्स है बेटा, ठीक है। अगर मैं पूछूं हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग है, ऐसे ऐसे स्फीयर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट बेटा, तो आप क्या कहोगे, उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, आई वाई होगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह अगर जेड एक्सिस के अलोंग आपका स्फीयर ऐसे ऐसे गोल गोल रोटेट कर रहा है बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक, सॉरी जेड एक्सिस है, तो इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है ये, तो आप क्या कहोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस यानी कि आई जेड। मगर नोट करने वाली बात तो यह है कि जो ये हॉलो स्फीयर है आपका, इसका जो मास है पूरी तरह से हर एक्सिस के अलोंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलिए हाँ या ना। एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसका मास होगा जितना, उतना ही वाई एक्सिस के अलोंग होगा, उतना ही जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब यह है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों के इक्वल होंगे बेटा।
तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे। नोट करने वाली बात ये है बेटा, हाँ या ना? अच्छा, क्योंकि तीनों एक्सिस के अलोंग मास हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ या ना? सीधी सी बात है। तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो फॉर्मूला होता था, I इक्वल्स टू होता था इंटीग्रेशन ऑफ dm/r² होता था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे निकालते थे हम। तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक कंटिन्यूअस बॉडी है, तो हम एक dm मास काट लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक dm मास काट लेते हैं। ठीक, हमने एक बहुत ही छोटा सा एक dm मास काट लिया है। कोई दिक्कत बेटा? नहीं बेटा। अब देखिए, ये dm मास किसके अलोंग होगा? x एक्सिस के अलोंग भी होगा, y के भी होगा और z एक्सिस के अलोंग भी होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y, z होगा बेटा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस dm को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू r²। r क्या है? r क्या है? आपको मैंने बताया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी मास तक की डिस्टेंस वो होती थी। जो ये dm मास है, इसका डिस्टेंस रखना होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही हमारा r होता है। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, सुनिए मेरी बात, हम इस dm मास को या कह लो इस पॉइंट को बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं डिटेल में, अच्छे से बेटा, बड़ा करके। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक x एक्सिस है बेटा, और एक y एक्सिस है, और एक z एक्सिस है बेटा, ऐसे, मगर इसको दिखाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे ऐसे। क्लियर? ठीक है, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। अच्छा, आपका जो यहाँ पे dm मास है या कोई पॉइंट जो रखा है dm मास, कहाँ पे है? ये कहीं यहाँ पे होगा बेटा। अच्छा, अब आप सोचोगे ये एक्स वाई प्लेन में है, मगर ऐसा नहीं है। नोट करिए, ये एक्चुअली में कैसा होगा बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे होगी बेटा। ये मार्कर को देखिए, आउट ऑफ द प्लेन जो आपके सामने आ रहा होगा, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। और जो आपका पॉइंट रखा है या डीएम मास रखा है वो कहीं यहाँ पे रखा होगा, तीनों के अलोंग बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तो हमें क्या बताना होगा, यहाँ पे आर की वैल्यू डिसाइड करनी होगी फ्रॉम ऑल एक्सिस। हमें सबसे पहले इस आर या कह लो डिस्टेंस बताना होगा इस डीएम मास का, इस पॉइंट का, फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। ये सारे डिस्टेंसेस बताने होंगे, तभी तो यहाँ पे आर की वैल्यू पता हो पाएंगी, तभी तो आप आई एक्स निकाल पाओगे, आई वाई निकाल पाओगे, आई जेड निकाल पाओगे। क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर आपको यहाँ पे आई एक्स निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस निकालना है, ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी बेटा। अच्छा, डीएम की तो कोई बात नहीं है, मगर आर चेंज होगा बेटा फ्रॉम डिफरेंट एक्सिस। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको डिस्टेंस भी क्या रखना होगा अपने डीएम मास का फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर इसी तरह वाई के लिए भी और जेड के लिए भी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए, ये आपका जो पॉइंट है ये जेड एक्सिस और ये कहीं यहाँ पे रखा है बेटा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब इसको समझिएगा। देखिए बेटा, आपको लग रहा होगा ये क्या बना दिया मैंने, जो ये आपका पॉइंट रखा है ये क्या है, एक्स कॉमा वाई जेड में है, तीनों एक्सिस के अलोंग है बेटा। ठीक, ये आपका जो डीएम मास है। देखिए, अब सोच रहे होगे क्या हुआ है। देखिए, ये हमारी जेड एक्सिस है, एक्चुअली में जो ये पॉइंट रखा है ये कुछ यहाँ रखा है। ठीक, जेड एक्सिस के अलोंग देखिए बेटा, कुछ जेड में चला होगा, फिर वाई में कुछ, देखिए ये वाई हो गया ऊपर की तरफ। ठीक, अब ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, बोलिए? ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है। कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे बेटा? ध्यान से देखिए, इसको आपको निकालने का तरीका क्या होगा। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है ये हाइपोटेन्यूज बन रही होगी, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री होगा। कैसे, अभी सब फील कराते हैं। तो कैसे निकालोगे, अगर ये हाइपोटेन्यूज है बेटा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेटा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ द डीएम मास। क्लियर? ये मिटा दें। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा फील कराते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। यहाँ पे आपके पास 3 एक्सिस हैं बेटा, 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखिए ऐसे, ये हो गई आपकी वाई एक्स एक्सिस बेटा। देखिए मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है,
पेपर से रोल करके बनाया है स्टिक्स, जो आपकी एक्सिस को बता रही हैं। एक हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक हो गई आपके सामने आती हुई जेड एक्सिस बेटा, और एक ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। जो आपका यहाँ पे पॉइंट रखा है, डीएम मास रखा है, वो कहाँ पे रखा है? देखिए तीनों के अलॉन्ग है, कुछ ऐसा रखा होगा, ध्यान से देखिए, कहीं यहाँ पे रखा है, ना ही एक्स वाई के अलॉन्ग, ना ही जेड एक्स के अलॉन्ग, ना ही वाई जेड के अलॉन्ग, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में कहीं रखा है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ जेड में इसका डिस्टेंस होगा ऐसे। तो देखिए एक बना दिया मैंने जेड, आगे आता हुआ, आगे आता हुआ, फिर देखिए वाई ऊपर जाता हुआ, ये जो पॉइंट यहाँ रखा था, जेड आपके सामने आता हुआ, फिर वाई ऊपर जाता हुआ, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, हमारा पॉइंट यहीं पे है बेटा। फिर ये डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो जो कि हाइपोटेन्यूज बन रही है। समझ गए? क्लियर? फिर से दिखाते हैं इस ट्रायंगल को बना करके कैसे होगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका, हाँ नहीं, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। ये देखिए जेड एक्सिस आपकी, ठीक। फिर ये हो गई आपकी वाई एक्सिस बेटा, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस से देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट रखा होगा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट रखा होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉइंट रखा होगा। तो आपको ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है? ये डिस्टेंस बताना है, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। क्लियर? बोलिए कैसे बताओगे ये डिस्टेंस? बेटा ये क्या है? जेड है, ये वाई है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस है, इससे ज़्यादा फील नहीं करा सकते, ठीक। चलिए क्लियर हो गई बात। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर ये होगी तो उसी तरह हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगी बेटा? बोलिए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम, बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, बोलिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कैसे निकाला भाई? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ है, एक्स को गायब कर दिए, तो इसी तरह वाई के लिए निकाल लो डिस्टेंस, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई को छोड़ दो। इसी तरह जेड के लिए निकाल लो, तो वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, जेड को छोड़ दिया। क्लियर? अंडर रूट में कर दिया। क्लियर हुई बात? अब हमें क्या रखना है? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक, आर, आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस रखना पड़ेगा क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है बेटा? ये है अंडर रूट में, बोलिए कितना है? अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। इसी तरह हम कहेंगे वाई के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, फिर आर का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, बोलिए डिस्टेंस। देखिए बेटा यहाँ पे क्या था? आर स्क्वायर था ना, तो इसका ये डिस्टेंस आर की वैल्यू ये थी, तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक। समझ गए? फिर अब वाई के लिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और आर किसके लिए? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है? ये है, बोलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। बोलिए अंडर रूट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उस पर स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है। इसी तरह हम कह सकते हैं बेटा जेड के लॉन्ग भी क्या हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस कितना है, तो बस कर दो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस कितना है? बोलिए अंडर रूट में, बोलिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर भी करना पड़ेगा टोटल पे, ठीक, पक्का। अच्छा अब क्या करें? अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें, इन तीनों को, इसको और इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? यहां से आप कह सकते हो आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड बेटा, ठीक है। आई जेड क्या हो जाएगा? देखिए सबको ऐड जब करोगे बेटा, ठीक है, तो क्या होगा पहले समझो। पहले तो आप क्या करोगे? स्क्वायर से अंडर रूट गायब कर देना। देखो यहां से स्क्वायर से ये कटेगा अंडर रूट, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। अब देखिए सबको ऐड कर लो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सबको ऐड करना। जो आएगा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, वो आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एम, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर बेटा, ये आएगा। क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखिए, आपको पता है चाहे एक्स के अलोंग, चाहे वाई के अलोंग, चाहे जेड के अलोंग, तीनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा बेटा। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं कि तीनों एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और आई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ठीक, अच्छा, तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, बोलिए, आई एक्स आई है, आई वाई भी वाई आई है बेटा, आई जेड भी हमारा आई के बराबर होगा। क्लियर? तीनों अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, कितना हो जाएगा टोटल? इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3i बेटा। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? बोलिए 3i लिख सकते हैं। 3i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2dm, बोलिए 2dm क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेटा। ठीक, ब्रैकेट में। अब देखिए सबसे बड़ी बात अब क्या है, यहां तक पहुंच गए। अब हमें यहां पे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? आइए देखते हैं, देखिए बताते हैं कैसे। मिटा देते पहले, इतना कॉपी हो गया। चलिए, आइए बच्चों देखिए, हमें पता है इस हॉलो स्फीयर का कुछ रेडियस होगा। अच्छा, कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं वो आर होगा। ठीक, मगर आर क्या होगा? एक पोजिशनल वेक्टर ही तो है भाई। ये आपका अगर कैसमू है, ओरिजिन कह लो या सेंटर ऑफ मास कह लो, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ही तो होगा। ठीक है, तो ये इसकी जो पोजीशन होगी 0,0,0 यही तो होगी। बोलिए हाँ या ना इस पॉइंट की। तो वहां से एक आर वेक्टर जा रहा है डीएम मास तक बेटा, या कह लो पोजीशन वेक्टर जा रहा है। इसको वेक्टर कह सकते हो या पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हो। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछूं यहां से आर वेक्टर क्या होगा, किसके बराबर होगा, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखिए यहां पे अगर मैं पूछूं पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस 0 बेटा। अरे ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन से एक्स की तरफ जा रहे हो तो डिफरेंस करना पड़ेगा, एक्स माइनस 0 बेटा। एक्स माइनस 0 एक्स आना है, एक्स माइनस 0 एक्स आना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? आई कैप बेटा। फिर प्लस क्या हो जाएगा इसी तरह y माइनस 0, वाई माइनस 0, तो क्या कहोगे? y आएगा, और y के लिए क्या? बोलिए j कैप। क्लियर? फिर प्लस इसी तरह हम कहेंगे z के लिए बेटा z माइनस 0। बोलिए आप ऐसे जा रहे हो ना, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? z एक्सिस के लॉन्ग z माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो z माइनस 0 z रहेगा बेटा। और z के लिए क्या यूज करते हैं? z एक्सिस के लॉन्ग k कैप यूज कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर i j k, ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक, अब हमें पता है इस आर वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसे निकालते थे? बोलिए, हमने पढ़ा था अंडर रूट में क्या होता था, जो भी आई के साथ जुड़ा होता था, आई कैप के साथ, उसका स्क्वायर करते थे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस जो जे के साथ जुड़ा होता था उसका भी स्क्वायर करते थे तो वाई का स्क्वायर। फिर इसी तरह के साथ जो जुड़ा है जेड का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आ चुका है। अच्छा, अब आपको पता है यहाँ से अंडर रूट हटा देंगे और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बेटा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही किसके बराबर है? रेडियस आर स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं, खत्म बात। क्लियर? तो यहाँ से कह देंगे हम क्या? 3i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए 2dm, बोलिए आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ना भूलिएगा। समझ गए मेरे बच्चे? अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे, देखिए 3i इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं, 3i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2dm था। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया। r रेडियस है भाई, रेडियस बताओ dm मास के लिए, चाहे dm मास यहाँ पे हो चाहे dm मास आपका यहाँ पे हो, तो उसके लिए भी तो रेडियस r यहाँ पे भी रहेगा। चाहे आपका dm मास यहाँ पे हो उसके लिए भी रेडियस की वैल्यू कितनी रहेगी? r ही तो रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? ठीक है, तो r भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो r स्क्वायर भी बाहर आ गया। बचा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ dm। ऐसे कई सारे dm, ये क्या है? एक 3D में है बेटा, क्या है? हॉलो स्फीयर। क्या है? हॉलो स्फीयर। सारे dm 3D में जोड़ते जाएंगे और
डीएम का इंटीग्रेशन करते करते टोटल मास ऑफ द स्फीयर आ जाएगा बेटा, समझ गए। तो यहां से हम कह सकते हैं 2r² किसके बराबर हो जाएगा, m के, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू क्या था, 3i था। फिर हम कहेंगे i क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, बोलिए, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, 2mr² बेटा, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, क्लियर, समझ गए। और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो एक्सिस होगी वो आपकी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस से निकलती हुई, क्लियर, ये आपकी हॉलो स्फीयर है बेटा, उससे निकलती हुई, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई, क्लियर हो गई बात। तो हॉलो स्फीयर के लिए देख लिया है आपने, आई होप आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा और लंबी कैलकुलेशन भी गई है, जो नीट वाले बच्चे होंगे उनके लिए दिक्कत हो गई होगी, बायो वालों के लिए, ठीक, मगर समझाने की पूरी उम्मीद की थी, पूरी कोशिश की है मैंने ईमानदारी से। चलिए साइड हो रहा हूँ, कॉपी करिए, अब पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया, देखिए बेटा, अब हमें पढ़ना है सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैसे डराइव करेंगे, आइए सीखते हैं बेटा। नोट करिए, आप सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी निकाल पाओगे जब आपको हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो कि आपने निकाला था, कितना था बोलिए बेटा। अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर की, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जस्ट निकाला था, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या थी, I इक्वल्स टू क्या होता था, बोलिए 2mr² बेटा, और अपॉन में 3 होता था, क्लियर, ये होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्फीयर। अच्छा, जब मास सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होता था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता था, क्लियर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कैसा होगा बेटा, ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे आपके पास एक लेदर बॉल होती है, ठोस बॉल, अंदर से खोखली नहीं होती है। यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है, इस केस में मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। नोट करिएगा, क्या सॉलिड स्फीयर में ये भी कैसा है बेटा, एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, और साथ ही साथ जो सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे जो मास होगा, मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम बेटा, पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ सरफेस पे नहीं बेटा, सिर्फ सरफेस की बात होती, मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हॉलो स्फीयर हमने पढ़ चुके हैं, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है, ये पता होगा तभी आप सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल पाओगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब कुछ समझाएंगे, बस बने रहिए वीडियो में। पहले ये बताइए कैसा लग रहा हूँ आज मैं, ठीक है, कुर्ते में, बोलिए, कमेंट करके बताइएगा, सर ने आज एकदम बढ़िया अच्छा कुर्ता पहना, स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं है। चलिए पक्का, चलिए अब आइए देखते हैं सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हमने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, डीएम मास काट लेते थे, डीएम मास करके हम क्या करते थे, उसका इंटीग्रेशन करते थे, हाँ या ना, यही तो आपने देखा था। अच्छा, ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, अब इसमें हम डीएम एलिमेंट कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे बेटा, अच्छा कैसे काटेंगे, देखिए, ये जो सॉलिड स्फीयर है बना कैसा होगा, पहले ये बताइए, ये स्फीयर कैसे बना होगा, कई सारे हॉलो स्फीयर से बना होगा। देखिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, जैसे प्लास्टिक की बॉल, फिर उसके पास उससे बड़ी एक प्लास्टिक की बॉल आ गई, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक की बड़ी बॉल आ गई, फिर उसके ऊपर एक और बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल हो गई। इसका मतलब ये है, अगर हम कई सारे हॉलो स्फीयर को एक के ऊपर एक के ऊपर कवर करते जाएं, कवर करते जाएं, कवर करते जाएं, तो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, हाँ या ना, क्लियर। तो इसका जो डीएम मास हम काटेंगे वो क्या रहेगा बेटा, वो हमारा एक हॉलो स्फीयर रहेगा, ठीक, कैसा रहेगा, एक हॉलो स्फीयर रहेगा। अब कहोगे यहां तो ये स्फीयर नहीं, क्या दिख रहा है, रिंग दिख रही है। अब भैया एक्स वाई प्लेन में कैसे दिखा पाएंगे, 2D में, वाइड बोर्ड है, हाँ, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, मगर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे गारंटी से। देखिए, यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है, ये क्या है बेटा, ये आपका जो एलिमेंट है, ये आपने क्या माना है, ये आपका एक डीएम मास का बहुत ही पतला सा, बहुत ही थिन हॉलो स्फीयर आपने काट लिया बेटा। इसको 3D में समझिए, ऐसे, ये रिंग नहीं है, समझो ये प्लास्टिक की बॉल, ऐसे,
क्लियर? कितने मास की होगी? ये डीएम मास की होगी बेटा। ये डीएम मास क्या है? एक हॉलो स्फीयर है। अच्छा, हॉलो स्फीयर है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बेटा। अच्छा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से था? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? बोलिए, ऐसे होगा, आउट ऑफ कह सकते हो या ऐसे कह सकते हो। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गर्दन आज दर्द हो रही, पता नहीं क्यों। चलिए देखिए, ये जो हमारा डीएम मास है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से या कह लो सी से कितनी दूरी पे है? स्मॉल आर डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, डीएम मास। अच्छा, अब देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था क्या था बेटा? बोलिए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर होता था, ये होता था बेटा। मगर हमारे पास जो डीएम है वो पहले से ही क्या है? हॉलो स्फीयर है, और उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो क्या ना हम ऐसा करें कि रिलेट कर दें। हम क्या करेंगे? कई सारे डीएम मास के हॉलो स्फीयर काटते जाएंगे, बड़े मास के, फिर और बड़े मास के, फिर और बड़े मास के, ऐसे सारा मास कवर हो जाएगा सॉलिड स्फीयर का बेटा। हाँ या ना? तो हम कई सारे हॉलो स्फीयर के डीएम मास को इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ या ना? क्लियर हो रही बात की नहीं? अच्छा, तो अगर मैं पूछूं इस डीएम मास के लिए, इस डीएम मास के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अच्छा भाई, वैल्यू क्या आई थी हॉलो स्फीयर के लिए? 2m² आई थी। ठीक है, यहां पे जो आपके पास है हॉलो स्फीयर, वो कैसा है? बहुत हल्के मास का है, बहुत ही कम मास का, डीएम मास का। बोलिए हाँ या ना? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2m की जगह यहां पे हम dm लिख सकते हैं। क्लियर? और आर स्क्वायर क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये जो डीएम मास है आपका है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है? स्मॉल आर की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 3 था। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? यहां से चाहे तो क्या कर सकते हैं? देखिए, आई इक्वल्स टू 2/3, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, डीएम का इंटीग्रेशन करते, बोलिए आर स्क्वायर। डीएम का इंटीग्रेशन कहां से कहां करते? देखिए, सबसे पहले आप क्या करते? बहुत छोटा सा एक स्फीयर काटते, हॉलो स्फीयर काटते, बहुत ही छोटा सा हॉलो स्फीयर काटते, तो कहां पे रहता? एकदम सेंटर ऑफ मास पे होता, या कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता, तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती। बोलिए हाँ या ना? तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती, तो हम 0 से वैरी करा देते हैं कैपिटल आर तक। बोलिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा सा स्फीयर काटेंगे, हॉलो स्फीयर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाएंगे? कैपिटल आर तक आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो हम स्मॉल आर की वैल्यू वैरी करा सकते हैं, कहाँ से कहाँ? 0 से कैपिटल आर। ठीक, समझ गए? तो ऐसे कई सारे इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर कटते बनते जाएंगे, तो पूरा सॉलिड कवर हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, समझ गए। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे डीएम मास चाहिए होगा। डीएम मास कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, देखिए, अब आइए, इसको डीएम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है एक टर्म जो हमने पढ़ा था, वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या पढ़ा था? वॉल्यूम मास डेंसिटी बेटा। हमने कई लेक्चर्स में इसके बारे में बताया है। जब वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जब मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम क्या टर्म यूज करते हैं? बोलिए, वॉल्यूम मास डेंसिटी। रो से डिनोट करते हैं बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं वॉल्यूम मास डेंसिटी इस सॉलिड की, इस सॉलिड स्फीयर की क्या होगी? तो मास तो आपको पता ही, इसका मान लेते हैं कैपिटल एम या स्मॉल एम मान लेते हैं, चलिए स्मॉल एम। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम क्या होगा? फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। और आर कौन सा? कैपिटल वाला, क्योंकि आप सॉलिड स्फीयर का निकाल लो, पूरे वाले का। क्लियर? तो यहां पे वॉल्यूम रख दीजिए बेटा, कितना? 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। क्लियर? फिर यहां से कह सकते हो आपकी जो रो की वैल्यू आएगी बेटा कितनी हो जाएगी? देखिए 3m, बोलिए, अपॉन 4 पाई आर क्यूब बेटा। कैसे? ये 3 जो डिवाइड में था ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3m हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, रो आ चुका है। अब बताते हैं डीएम निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा कैसे, यहां से हम कह सकते हैं, जैसे हमने देखा रो क्या है बेटा?
जैसे हमने देखा रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस डीएम मास का जो हॉलो स्फीयर है इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसका मास है डीएम, तो क्या कहेंगे डीएम मास, बहुत छोटा सा मास। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा डीवी, क्या डीवी। बोलिए क्या फॉर्मूला होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो छोटा सा मास छोटा सा वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डीएम बाई डीवी। ये हो गया रो बेटा, किसका, ये इस हॉलो स्फीयर का है डीएम मास जो आपने काटा है। क्लियर, अच्छा तो यहां से हम कह सकते हैं, हम डीएम कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी देखिए, हम डीएम निकाल सकते हैं कैसे, रो डीवी, कैसे निकाल सकते हैं, रो डीवी से निकाल सकते हैं। अच्छा मगर दिक्कत क्या है, हमें डीवी नहीं पता है, डीवी कैसे निकालेंगे, बोलिए हम इस हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे डीवी, बोलिए बेटा। चलिए इसको जरा बाहर निकालिए, इसको जरा बाहर निकालते हैं, ठीक। ये हमारी क्या है, हॉलो स्फीयर है, ठीक, स्मॉल आर रेडियस की। बोलिए अच्छा हमें इसका, अगर मैं पूछूं इसका एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इस हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमारा हॉलो स्फीयर है, इसका एरिया कितना होगा, बोलिए बेटा कैसे निकालेंगे। इसका जो एरिया होगा वो होगा, क्या होता है स्फीयर के लिए बेटा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आर कौन सा, स्मॉल आर, क्योंकि हम हॉलो स्फीयर का निकाला है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा एरिया, ठीक है। और इसका एरिया क्या लिखिए, डी ए लिखिए, छोटा सा एरिया होगा ना, ठीक है, तो छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करूं, जैसे समझिए प्लास्टिक की बॉल है बेटा, हॉलो स्फीयर है, इसको आप खोल दीजिए, इसको जब आप खोलेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, नोट करिए बेटा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक चादर जैसी दिखेगी, एक थिक प्लेट दिखेगी कि नहीं दिखेगी, हाँ या ना। तो यहां से आप कह सकते हो, जो अगर मैं बात करूं इसकी थिकनेस की, अगर मैं बात करूं इसकी थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, देखिए बेटा, देखिए अगर मैं इसकी थिकनेस, ये जो थिकनेस आपको दिख रही है इसकी, इसकी थिकनेस को क्या मान लूं, इसकी जो थिकनेस है इस हॉलो स्फीयर की थिकनेस को मैं मान लूं डी आर बेटा, तो ये कितनी हो जाएगी, हाइट कह लो या डी आर, थिकनेस ही तो रहेगी, ठीक है। और जो एरिया होगा ऊपर का सरफेस एरिया, आपने क्या किया, इसको पूरे को हॉलो स्फीयर को ऐसे खोल दिया, चादर बना दिया है, क्लियर। तो ये सरफेस एरिया ऊपर वाला कितना होगा बेटा, कितना होगा जल्दी बताइए, ये एरिया आपको पता है कितना है, बोलिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बेटा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं इस छोटे से हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा डीवी, ये कैसे निकालोगे भाई, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बोलिए एरिया इंटू हाइट, आपने पढ़ा होगा एरिया इंटू हाइट, इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है, इंटू हाइट या कह लो थिकनेस डी आर, ठीक, बात तो वही है। अच्छा तो यहाँ से डी वी आ चुका है, तो डी एम आ जाएगा बेटा बड़े आराम से, डी एम इजिक्वल्स टू रो डी वी, डी वी की वैल्यू पता चल गई, बोलिए रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बेटा, यहाँ से हमको डी एम की वैल्यू पता चल गई है, ठीक। अब क्या करेंगे, नोट करिए, यहाँ पे डी एम रख करके इंटीग्रेट मार देंगे, खत्म बात, कहाँ से कहाँ, 0 से आर, कैपिटल आर। क्लियर हो गई बात, बड़ा आसान है, मिटा दें, पहले देखिए बेटा मिटा दे रहे हैं, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी अब स्पेस की, ये मिटा दे रहे हैं पूरा इधर, पक्का, चलिए चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं फिर से आगे, क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्या था, बोलिए 2/3, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही था, और इंटीग्रेशन होना था 0 से आर तक कैपिटल, डीएम, डीएम क्या आया है, बोलिए डीएम आपने देखा था बेटा, अभी आपने डीएम निकाला था, बोलिए डीएम की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी, ये जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आई थी, ये वैल्यू हमारी डीएम की वैल्यू आई थी, मिटा दी मैंने गलती से, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे डीएम रख दीजिए, कितनी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था, बोलिए डॉट डी आर था, यही था हमारा डीएम बेटा, रो भी तो है, रो भी लिखिए, भूलिएगा मत, ठीक,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर dm रख दिए, फिर r स्क्वायर, फिर r स्क्वायर एक और है बेटा। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं i इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3, ये तो लिखा ही है। अब देखिए रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी भाई, खुद सोचो, वॉल्यूम मास डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी? नहीं बेटा, क्योंकि आपने माना है, क्योंकि आपने एक यूनिफॉर्म स्फीयर लिया होगा। क्या लिया होगा? सॉलिड स्फीयर कैसा है? एक यूनिफॉर्म है, मास हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो रो बाहर आ जाएगा, तो रो बाहर लिया है। 4 पाई दिख ही रहा है हमको, ये भी बाहर आ जाएगा। क्लियर? 4 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बाहर आएगा जल्दी बताइए। हाँ बोलिए। फिर इंटीग्रेशन 0 से r कैपिटल R। ठीक है, देखिए फिर बचा क्या, क्या चीज़ चेंज हो रही है? स्मॉल r की वैल्यू चेंज हो रही है। देखिए आपने छोटा सा हॉलो स्फीयर काटा तो स्मॉल r होगा, फिर r की स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या चीज़ वेरी कर रही है? स्मॉल r बेटा। तो यहाँ से कह सकते हैं हमें इंटीग्रेशन स्मॉल r का करना पड़ेगा। r स्क्वायर और यहाँ पे भी एक r स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई होके स्मॉल r की पावर 4 हो जाएंगे, और dr बेटा ये भी लिख दिया हमने। ठीक, dr थोड़ा सही से लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या? बोलिए क्या हो जाएगा? i इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, बोलिए 2/3 रो कितना है बेटा हमने रखा था? देखिए रो, अभी देखिए रो आप निकाल चुके थे। बोलिए ये 3 जो दिख रहा है नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा तो 3m हो जाएगा। क्लियर? तो रो की वैल्यू कितनी है? 3m/4 पाई r क्यूब बेटा, रख दीजिए यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है? 3m/4 पाई r क्यूब बेटा, ये है, रख दिया रो की वैल्यू, और इनटू में एक 4 पाई भी है। कोई गड़बड़ी मत करिएगा। बोलिए इंटीग्रेशन में फिर क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है किसका? r की पावर 4 का। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? पावर में एक नंबर ऐड करते हैं और वही पावर से डिवाइड करते हैं। तो r की पावर कितनी है बेटा? बोलिए r की पावर 4 है, उसकी पावर में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? r की पावर 5, और 5 से ही डिवाइड कर देंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होना था? लिमिट्स क्या है? 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R। क्लियर? अच्छा अब देखिए क्या होगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, दूसरी बात। ठीक, अब क्या करेंगे? i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बोलिए 2m बचा बेटा, और अपॉन r क्यूब बचा है बेटा मेरे। बोलिए कोई गड़बड़ी इसमें नहीं। अब देखिए एक बार हमें यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रखनी है अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखनी है 0। तो यहाँ से कह दोगे, एक बार स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रखोगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल R 5, कैपिटल R की पावर 5 बेटा, अपॉन 5, फिर माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखोगे माइनस करके 0 स्मॉल r की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा पूरा। क्लियर? तो यहाँ से आप कह दोगे कितना आ जाएगा? बोलिए फिर सॉल्व करो आगे। देखिए फिर i क्या आ जाएगा? i इक्वल्स टू 2m अपॉन r की पावर 3 थी बेटा। ठीक, फिर यहाँ देखिए क्या बचा? r की पावर 5 अपॉन 5, r की पावर 5 अपॉन 5 है बेटा, r की पावर 5 अपॉन 5, ये आ चुका है। बोलिए अब देखिए आंसर तक पहुंच चुके हैं बड़े आराम से। क्या कहेंगे? देखिए r की पावर 3 पूरी चली जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा? r की पावर 2 बचेगी। क्लियर? तो कितना आंसर आ जाएगा? i इक्वल्स टू 2m, कितना आएगा? बोलिए 2m और r की पावर 2 और अपॉन में 5 बेटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर द सॉलिड स्फीयर, कितना आया है? 2/5 mr स्क्वायर, या कह लो 2mr स्क्वायर बाय 5 बेटा। क्लियर? और हॉलो स्फीयर के लिए कितना आया था? याद रखिएगा कितना था? 2/3 mr स्क्वायर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो भाई ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, जिसमें आपने देखा अब तक सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था रॉड के लिए कैसे निकालते हैं, डिस्क के लिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।